स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है नीरजा हेमेंद्र की कहानी रेत की दीवारें। आज भी मैं प्रातः सबसे पहले उठना चाह रही थी, किंतु न जाने कैसे आंख लगी रह गई। अक्सर तो समय से उठ जाती हूँ, किंतु आज पुनः देर हो गई। हड़बड़ाई सी मैं बाथरूम की ओर बढ़ गई। वहां से आई तो देखा साहिल अभी तक सो रहा था। मेरी दृष्टि सामने दीवार घड़ी की ओर स्वतः उठ गई। 6:30 बजने वाले थे। मैं शीघ्रता से रसोई की ओर भागी। हम लोगों को उठे हुए घंटा भर हो गया, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई है। ये स्वर मेरी सासू माँ के थे। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना मैं गैस को पूरी आंच पर कर चाय का पानी खौलाने का प्रयत्न करने लगी। उफ! आज पानी शीघ्र गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं मन ही मन कह उठी, इसमें पानी और गैस की कोई गलती नहीं है। शीघ्रता करने पर पानी समय से पूर्व तो खोल नहीं जाएगा। मैंने स्वयं को समझाया। अब मुझे अपनी देर तक सोने की आदत पर झुंझलाहट हो रही थी। मैं आधा घंटा पूर्व उठ क्यों नहीं गई? मात्र आधे घंटे विलंब की ही तो बात थी। उसके लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। खैर, जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता। अब कल से उठने में मैं विलंब नहीं करूंगी। मैं शीघ्रता से चाय बनाकर बरामदे में बैठी साहिल की माँ तथा पिता को देकर वापस आई तथा साहिल की चाय लेकर अपने कक्ष में उसे देने चली गई। उसे उठाकर मेज पर चाय रख मैं शीघ्रता से रसोई में चली गई। मेरी इच्छा चाय पीने की नहीं हो रही थी। अभी घंटे डेढ़ घंटे में मुझे भोजन तैयार कर लेना है। साहिल कार्यालय के लिए 9 बजे निकलेगा। उससे पूर्व उसे भोजन तैयार मिलना चाहिए। माँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये साहिल की छोटी बहन परिणीता की आवाज़ थी। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि मेरा विवाह हुए अभी 8 माह ही तो हुए हैं। विवाह के कुछ माह तक तो सब ठीक था। इधर कुछ दिनों से न जाने क्या हो गया है कि परिणीता मुझसे कोई बात नहीं करती। कुछ भी कहना होता है सीधे अपनी माँ के पास जाती है। बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही है। कदाचित साहिल उठ गया है और नहा रहा है। देख नहीं रही हो, परी तैयार हो गई है। उसे कुछ चाय नाश्ता दोगी या नहीं? यह मेरी सासू माँ थी। मैं सब्जी काटना छोड़कर शीघ्रता से चाय प्याले में डालकर डाइनिंग मेज पर रखकर वापस रसोई में आकर भोजन तैयार करने में जुट गई। कुछ ही देर में काम वाली आ गई। वह सिंक में रखे बर्तन धोने लग गई। मुझे उसके धुले बर्तन पोंछ कर रखने होते हैं। मैं सोच रही थी कि मुझे अभी कुछ रोटियां सेकनी है। रोटियां बनाने के पश्चात बर्तनों को पोंछ कर शेल्फ में लगाऊंगी। मैं रोटियां बनाने लग गई। परी को सिर्फ चाय दी है, कुछ खाने के लिए मेज पर नहीं रखा? साहिल की माँ ने मुझसे पूछा। नाश्ते की चीजें डाइनिंग मेज पर जार में रखी है मम्मी जी, मैंने धीरे से कहा। हाँ हाँ, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अब मुझे तुम बताओगी कि कहाँ क्या रखा है? साहिल की माँ के कर्कश स्वर मेरे कानों में पड़े। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं रोटियां बना रही हूँ इसलिए कहा। इस समय मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रही थी, फिर भी कहना पड़ा। देर से सोकर उठोगी तो इसी तरह आधे यहाँ के तो आधे वहाँ के काम करती फिरोगी। उनके स्वर में तीखापन और बढ़ गया था। साहिल नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया था। क्या हो रहा है? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। इस समय मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रही थी, अतः चुप रही। हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। काम के लिए कहा जा रहा है, कहो तो वो भी न कहूँ। साहिल की माँ ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा तथा मुड़कर अपने कक्ष में चली गई। साहिल भी सिर झुकाए अपने कक्ष में चला गया। मेरा मन खिन्न हो रहा था। उसके पश्चात भी मैं रसोई के कार्य शीघ्रता से कर रही थी। घर में अधिकांश दिनों में ऐसी स्थिति बन जाती है। मेरे न चाहने पर भी ऐसा कड़वाहट भरा वातावरण बन जाता है। मुझे तो प्रत्येक परिस्थिति में घर के कार्य करने ही होते हैं। साहिल कार्यालय चला गया। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता है।
कार्यालय से आने में उसे अक्सर देर हो जाती है। शाम को 8 बजे से पहले वह घर नहीं आ पाता। अतः वह अपना दोपहर का भोजन लेकर कार्यालय जाता है, जिसे मैं 9 बजे से पहले तैयार कर देती हूँ। साहिल के पापा सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साहिल की छोटी बहन परिणीता, जो विवाह योग्य हो चुकी है, उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, किंतु अब समय पास करने के लिए उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। नौकरियों के लिए फॉर्म भी भरती रहती है, प्रतियोगी परीक्षाएं भी देती रहती है। वो दोपहर तक कॉलेज से घर आ जाती है। साहिल के पापा घर पर ही रहते हैं। उनकी कोई भी दिनचर्या नियमित नहीं है। कभी कभार किसी कार्य से बाहर निकलते हैं, अन्यथा उनका पूरा दिन घर में अखबार पढ़ने और टीवी पर समाचार देखने में निकल जाता है। दोपहर के 2 बज गए हैं। सबने भोजन कर लिया है। रसोई में सब कुछ व्यवस्थित कर मैं अपने कमरे में आ गई। पूरा शरीर थक कर टूट रहा था, अतः लेट गई। लेटे लेटे मोबाइल में समय देखा। 3 बज रहे हैं। मन सुबह की घटना से अभी तक खिन्न था। आंखें बंद कर झपकी लेने की इच्छा हो रही थी, किंतु मन में भिन्न भिन्न विचार आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विवाहोपरांत मेरे जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति आएगी। मुझे छोटी छोटी बातों पर संघर्ष करना व शर्मिंदा होना पड़ेगा। जीवन के ऐसे रूप की कल्पना मैंने नहीं की थी। समझ नहीं पा रही हूँ कि एक स्त्री ही स्त्री के लिए बाधा क्यों बनने लगती है, जबकि सबको इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। फिर भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझ क्यों नहीं पाती। साहिल के साथ जब मेरा विवाह हुआ था, तब मैं एमबीए कर रही थी। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहती थी। उस समय मेरी इच्छा नौकरी करने की थी, किंतु मेरे माता पिता मेरे विवाह के लिए चिंतित थे। कितने अच्छे दिन थे वे मेरे। मेरा ही क्यों, किसी का भी विद्यार्थी जीवन जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक होता है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सहपाठियों के संग खूब मौज मस्ती, शॉपिंग, घूमना फिरना होता था। जीवन में कहीं भी एक रास्ता नहीं थी। बस यही इच्छा होती थी कि जीवन यहीं ठहर जाए। एमबीए पूरा कर मैं प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। उन दिनों इच्छाओं की उड़ान अपने पंख फैलाए उन्मुक्त विचरण कर रही थी। जैसा कि अच्छा समय अति शीघ्र व्यतीत भी हो जाता है। मेरे मैनेजमेंट की शिक्षा के 2 वर्ष भी किसी परिंदे की भांति पंख लगाकर उड़ गए। एमबीए पूरा होते ही मैंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन कर दिया था। इस बीच मेरा विवाह साहिल से तय हो गया। मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत थी कि प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपनी बेटियों का समय से विवाह कर एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। मैं मम्मी पापा की विवशता समझती थी। मेरी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। वे भी अब मेरा विवाह कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। मुझे विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। विवाह से पूर्व जब साहिल से मेरा परिचय कराया गया, तो साहिल मुझे ठीक लगा। इस यथार्थ से मैं परिचित थी कि विवाह के पश्चात किसी भी लड़की के जीवन में परिवर्तन होता है। विवाह से पहले मैं रसोई के कार्यों में सिर्फ माँ का हाथ बटाती थी। रसोई का पूरा कार्य अकेले नहीं किया, क्योंकि अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता था। विवाह के पश्चात रसोई का पूरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर डाल दिया गया। पहले मैं माँ के साथ रसोई के कुछ कार्यों को कर कॉलेज चली जाती थी। अब मुझे प्रातः उठने के पश्चात सीधे रसोई में भागना पड़ता है। विवाह के पश्चात का साहिल मेरे लिए अजनबी है, जिसके साथ मुझे जीवन व्यतीत करना है। ओह! ये क्या-क्या मैं सोच बैठी। मुझे स्वयं को इन नकारात्मक बातों से दूर रखना है। शिक्षित होने का अर्थ समझदार होना है। वही व्यक्ति समझदार होता है जो जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर उन पर विजय प्राप्त करे। माँ द्वारा समझाई गई इन बातों को अब अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। मैं इन कठिन परिस्थितियों में से ही जीवन का कोई सरल मार्ग निकाल लूंगी। विचारों से जद्दोजहद करते करते न जाने कब आंख लग गई। शाम को उठकर रसोई में चाय बनाने की तैयारी करने लगी। अरे तुम किचन में हो? मैं तो समझी थी कि सो रही हो। साहिल की माँ ने रसोई में प्रवेश करते हुए कहा। मैं तो उठ जाती हूँ मम्मी जी। शाम की चाय बनाने का समय हो रहा है।
5 बजने वाले हैं। मैंने विनम्रता से कहा। चाय तो मैं ही बनाती हूँ। आगे मैंने कहा, शाम की चाय बनाती हो, इस बात का ताना दे रही हो? उनकी आवाज में क्रोध था। मैं ताना नहीं दे रही हूँ, आपसे बता रही हूँ। मैंने नम्र स्वर में कहा। अक्सर तो तुम शाम को सोती मिलती हो, पूछने पर ताने देती हो। अभी तो हम अपना खा पी रहे हैं। ईश्वर न करे यदि तुम्हारा दाना खा लिया तो तुम तो पेट फाड़कर निकाल लोगी। उनके स्वर सख्त हो गए थे, जिसे सुनकर मेरे नेत्र भर आए। अश्रुओं को मैंने नेत्रों के कोर पर ही रोक कर रखा, छलकने नहीं दिया। मेरे घर में मेरी मम्मी या किसी और ने भी कभी मुझसे इस प्रकार बात नहीं की थी। न ही मैंने अपने घर में किसी को इस प्रकार की भाषा में बातें करते सुना था। ये सब कुछ मेरे लिए नया था, अजीब सा था, मेरे हृदय को आहत करने वाला था। मैं जानती थी कि लड़कियों को विवाह के पश्चात ससुराल में समायोजित होने में समय लगता है। वहाँ सबके विचार अलग होते हैं, किंतु ऐसा तल्खी भरा व्यवहार व परिस्थितियां ऐसी विषम होंगी, ये अनुमान बिल्कुल नहीं था। अब कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं विवाह ही नहीं करती, इस बंधन में न बंधती। उफ, कितना घुटन भरा समय है यह। विवाह करने से लड़कियों को कौन सा सुख मिलता है? घर वालों द्वारा दी गई मानसिक यंत्रणाएं, साथ साथ पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार की भांति बनाए गए शारीरिक संबंध, और क्या हासिल कर पाती है वह? पति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य उसके प्रति घृणा उत्पन्न करता है, प्रेम नहीं। पत्नी को मिलता है मात्र एक लिजासा एहसास। विवाहोपरांत साहिल के परिवर्तित रूप से भी मुझे कम आश्चर्य नहीं हुआ है। जो पुरुष विवाह से पहले पत्नी के मॉडर्न व्यक्तित्व व पाश्चात्य पहनावे के आकर्षण में बंधा रहता था, वो विवाह के पश्चात उन्हीं पहनावों के प्रति व्यंग्य की भाषा का प्रयोग करता है। मेरे पहनावे पर प्रतिबंध लगाता है। मैं शिक्षित हूँ और कहूँ तो समझदार भी, इसलिए मैं चुप रहकर सब कुछ अपने अनुकूल करने का प्रयत्न कर रही हूँ। साहिल की माँ के साथ हुई इस समय की बातों से उत्पन्न खटास को मन से निकालकर मैं रसोई के कार्यों में लग गई। 8 बजने वाले थे। रात का भोजन लगभग तैयार कर लिया था। साहिल कार्यालय से आ गया था। मैं उसके लिए चाय बनाने लगी। हाथ मुंह धो फ्रेश होकर वह रसोई में ही चाय लेने आ गया। रसोई में गर्मी बहुत थी। मैं पसीने से लथपथ थी। आज गर्मी बहुत है। तुम पसीने से तर हो रही हो। आओ, कुछ देर कमरे में चलकर बैठ जाओ। एसी चल रहा है, चाय पकड़ते हुए साहिल ने कहा। मैंने उसके समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, आ रही हूँ, गैस बंद कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तक तो न गर्मियों में खाना बना है, न कोई रसोई में गया, न किसी को गर्मी लगी। अभी आई है तो यहाँ रसोई में ही क्यों न एसी लगवा दो। ये साहिल की माँ के स्वर थे। उनकी बातें सुनकर मुझे अपमान की अनुभूति होने लगी। ऐसा लगा जैसे चक्कर खाकर गिर न पड़ूं। मैं रसोई में ही रुक गई। सभी कार्य समाप्त करने के पश्चात ही अपने कक्ष में गई। वहां साहिल टीवी पर अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देख रहा था। मैं निढाल होकर वहीं बिस्तर पर बैठ गई। न साहिल ने मुझसे कुछ पूछा, न मैंने साहिल से कुछ कहा। ससुराल में इसी प्रकार मेरे दिन व्यतीत होते रहे। सुख के हों या दुख के दिन तो व्यतीत हो ही जाते हैं। समय अपनी गति से चलता है। दिन के पश्चात रात, रात के पश्चात दिन के आने का क्रम चलता रहता है। ससुराल में मिल रहे तिरस्कार के फलस्वरूप कभी कभी मैं माँ के घर की, विशेषकर कॉलेज के दिनों को याद कर व्याकुल हो उठती। मन में ये भी विचार उठता कि मैंने विवाह पूर्व का अपना सुखी व उन्मुक्त जीवन छोड़कर विवाह के लिए हाँ क्यों कहा। विवाह के पश्चात मिलने वाली पीड़ा क्यों लड़कियों को ही भोगनी पड़ती है? क्यों लड़कियां ही ससुराल में समायोजित होने का प्रयत्न करती हैं? ससुराल के लोग क्यों नहीं लड़कियों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करते? अनेक ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर मैं पुरुषों से पूछना चाह रही थी। विवाह के पश्चात मुझे क्यों छोड़ना पड़ा अपना घर? क्यों छोड़ना पड़ा मुझे जीवन जीने का अपना ढंग? क्यों मुझे अपनी शिक्षा का उपयोग करने के लिए अवसर नहीं दिया गया? मेरी शिक्षा विवाह होने तक टाइम पास तो नहीं थी,
क्यों मुझे ससुराल में सबको प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है? क्यों मुझे स्वयं को पति के अधीनस्थ रखकर चलना पड़ता है? क्यों मैं अपने लिए हंस नहीं सकती, अपने लिए उन्मुक्त होकर जी नहीं सकती? जब तब खड़े होते इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर मैं किससे पूछूं? कौन है मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने का उत्तरदायी? आज साहिल जब कार्यालय से घर आया तब मैं अपने कमरे में थी। कमरे में मुझे देख उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह समय तो मेरे रसोई में होने का होता है। क्या हुआ? तुम यहाँ? किचन में कौन है? उसने मेरी ओर देखे बिना मोजे उतारते हुए पूछा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो कुछ नहीं बोला, न मेरे अस्वस्थ होने पर कोई प्रतिक्रिया थी उसकी। अभी जाती हूँ। कुछ क्षण रुककर मैंने पुनः कहा। मैं उतनी भी अस्वस्थ नहीं थी कि किसी प्रकार रसोई में जाकर कुछ काम न कर सकूं। मुझे आश्चर्य साहिल के व्यवहार पर हो रहा था कि क्या यह वही साहिल है जो विवाह पूर्व कभी मेरे साथ होता था तो घर जाने की शीघ्रता कभी नहीं दिखाता था, मेरे साथ घंटों घूमता रहता, चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान दिखने पर कितना परेशान हो जाता। अब कितना बदल गया है सब कुछ। अस्वस्थता प्रकट करने पर भी वह तनिक विचलित नहीं है, मानो मेरा अस्वस्थ होना उसी प्रकार सामान्य घटना है जैसे किसी पशु पक्षी का अस्वस्थ होना। बल्कि लोग पशुओं के प्रति भी दया का भाव रखते हैं। मेरा हृदय व्यथित हो रहा था। अपनी पीड़ा को हृदय में समेट कर मैं उठी और रसोई में जाकर अपने उत्तरदायित्वों से जूझने लगी। समय आगे बढ़ता रहा। कैलेंडर में दिन, महीने, वर्ष बदलते रहे। मेरे विवाह को दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया। घर में अक्सर होने वाली तू तू मैं से कभी कभी मेरे सब्र का बांध भी यदा कदा रह रहकर टूटने लगता। परिणाम स्वरूप रिश्तों से प्रेम, स्नेह, अपनापन समाप्त होने लगा। मैंने साहिल के समक्ष नौकरी करने की अपनी इच्छा प्रकट की। मैंने एमबीए किया हुआ था। मैं जानती थी कि थोड़े से प्रयत्नों से मुझे नौकरी मिल सकती है। साहिल से नौकरी के लिए सहमति न मिलने पर भी मैंने कई कंपनियों में आवेदन किया। मेरे ऐसा करते ही घर में सबने मेरे साथ और भी दूरी बना ली। एक दिन साक्षात्कार के लिए मैंने अपने पैर घर से बाहर निकाले तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर से मेरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। कुछ दिनों पश्चात नियुक्ति पत्र मिलते ही मैं सहम गई। नौकरी पर जाने के लिए सबसे कैसे पूछूंगी, कैसे जाऊंगी? कोई भी तो इस कार्य में मेरा साथ नहीं देगा। ये सब कुछ सोचकर साहस मेरा साथ छोड़ने लगा। विचारों के साथ जद्दोजहद करते हुए वह मुश्किल में नौकरी पर जाने का साहस जुटा पाई। परिस्थितियों के साथ यह मेरी आर पार की लड़ाई थी। आज प्रथम दिन मुझे कार्यालय जाना है। सवेरे से साहिल ने मुझसे कोई बात नहीं की है। प्रतिदिन से 1 घंटा पूर्व मैं उठ गई, चुपचाप घर के सभी कार्य करती रही। साहिल से मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं नौकरी अवश्य करूंगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोला। मैं जानती हूँ उसकी खामोशी सहमति नहीं है। कार्यालय में प्रथम दिन ज्वाइनिंग के अतिरिक्त कार्य समझने में व्यतीत हो गया। कार्यालय से घर आकर फ्रेश होने के पश्चात मैं सीधे रसोई में चली गई। मेरा प्रयत्न यह था कि मेरी नौकरी से किसी को तकलीफ न हो। ऐसा न लगे कि मेरी नौकरी से घर में अव्यवस्था हो रही है। कार्यालय से घर आकर भी साहिल ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं भी बात करने से बचती रही, ये सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे कुछ भी बोलते ही साहिल के भीतर का गुब्बार फूटकर बाहर आ जाए, जिससे मेरे व उसके बीच तनाव की स्थिति बन जाए। मैं चुपचाप अपना कार्य करती रही। विवादित बातचीत से कोई बातचीत न होना ही बेहतर है। सोने से पूर्व साहिल ने इतना ही कहा कि कमरे की बत्ती बुझा दो। तनावपूर्ण वातावरण में नौकरी करते हुए 1 माह हो गया। मैं नौकरी के साथ साथ घर के कार्यों भी सुचारू रूप से करती। साहिल की माँ व उसके घर वालों के तानों, व्यंग्य बाणों को अनसुना कर मैं अपने कार्य करती जा रही थी। 1 माह में ही पति पत्नी के मध्य होने वाली बातचीत, भावनात्मक संबंध, सब कुछ जैसे अदृश्य होने लगा। आज मुझे कंपनी ने पहला वेतन दिया। जिस नौकरी के लिए अनेक बेरोजगार युवक युवतियां भटक रहे हैं, उस नौकरी को मैंने अपनी योग्यता व थोड़े से प्रयत्नों से पा लिया था। उसके लिए मेरे परिवार को प्रसन्न होना चाहिए था। प्रसन्न होना तो दूर,
आज प्रथम सैलरी मिलने की मेरी प्रसन्नता में भी कोई मेरे साथ नहीं है, किंतु मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ किसी महिला के लिए उसकी आत्मनिर्भरता का मूल्य, शिक्षा व आत्मनिर्भरता किसी भी स्त्री की पहचान व उसके विकास का प्रथम सोपान है। प्रथम वेतन का मिलना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन था। कार्यालय से फोन कर मैंने ये बात पापा को बताई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ पापा ही तो हैं जो मुझे समझते हैं। पापा ने कितना आशीष दिया था मुझे फोन पर। उनकी आवाज में कितनी प्रसन्नता छिपी हुई थी। मन व्याकुल हो उठा था माँ पापा से मिलने के लिए। बार बार माँ के घर की स्मृतियाँ मुझे घेरे ले रही थी। मैं जानती हूँ कि विवाह के पश्चात किसी भी लड़की का घर उसकी ससुराल होता है। मैं समाज के ताने बाने को समझती हूँ। यहाँ विवाह के पश्चात लड़की माँ पिता के घर अतिथि के रूप में अच्छी लगती है। वह वहाँ कुछ दिनों के लिए जा सकती है। रहना उसे ससुराल में ही होता है। विवाह के पश्चात लड़की को अपने घर से विदा करने में माता पिता को आंतरिक सुख मिलता है। अतः माँ पापा के घर जाकर अस्थायी खुशियाँ ढूंढने का विचार मैंने त्याग दिया। शाम को साहिल के आने पर रसोई से निकल मैं अपने कमरे में आ गई। साहिल अलमारी में अपने कपड़े टांग रहा था। चाय बनाऊं? उससे बातचीत प्रारंभ करते हुए मैंने पूछा। उसने धीरे से गर्दन हिलाते हुए कहा। दो लोगों के होते हुए भी कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज मुझे सैलरी मिली है। मेरे कहते ही सहसा साहिल ने अपना हाथ रोककर मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा। बोला कुछ नहीं। मैं रसोई में गई। उसके लिए चाय बनाकर उसे कमरे में देकर वापस रसोई में आ गई। मैं काम वाली के साथ बर्तन धुलवाती रही प्रतिदिन की भांति। साहिल चैनल बदल बदल कर टीवी देखता रहा प्रतिदिन की भांति। तत्पश्चात भोजन बनाकर डाइनिंग मेज पर लगाकर साहिल की मम्मी को आवाज लगा दी प्रतिदिन की भांति। सबने भोजन कर लिया तो अंत में मैं रसोई को व्यवस्थित कर अपने कक्ष में आ गई। थकान के कारण मन व शरीर निढाल हो रहे थे प्रतिदिन की भांति। नेत्र नींद से बोझिल हो रहे थे। मैं नींद के आगोश में जाने लगी। सहसा मुझे अपने निढाल पड़े हाथों पर साहिल के हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ। यह प्रतिदिन की भांति नहीं था। नीलू, साहिल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैंने अंधेरे कक्ष में अपने स्वरों से उसका संज्ञान लिया। मैं पूरी तरह जाग तो उसी समय गई थी जब उसके हाथों का स्पर्श मैंने महसूस किया। क्या तुमने अपनी पूरी सैलरी बैंक में जमा कर दी है? मेरे भीतर भरभरा कर कुछ टूटने लगा, जैसे रेत की दीवार। नहीं तो। कमरे में पुनः सन्नाटा पसर गया। कोई ध्वनि थी तो मात्र हम दोनों के सांसों की। सोच रही हूँ कल बैंक में जाकर जमा कर दूं। कुछ क्षण रुककर मैंने कहा, इस महीने पैसे मुझे दे सकती हो? मैं चुपचाप साहिल के शब्दों को सुन रही थी। अपनी शादी में कुछ पैसे मैंने उधार लिए थे, दे नहीं पा रहा हूँ। इंटरेस्ट लगते लगते ग्रॉस अमाउंट बढ़ता जा रहा है। साहिल ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी की। कुछ ही देर में मैं अपने शरीर पर साहिल के हाथों का लिजलिजा सा स्पर्श महसूस करने लगी। मुझे बलात्कार पीड़ित स्त्री की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। उबकाई सी उठी और मैंने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। क्या हुआ? साहिल अधीर हो उठा। कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने दृढ़ता से कहा। दूसरे दिन कार्यालय से कुछ समय का अवकाश लेकर मैं बैंक की तरफ जा रही थी। बैंक में जाना आवश्यक था। रेत की बुनियाद पर टिके रिश्तों को देखने के पश्चात मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ पैसे अपने लिए बचाकर अवश्य रखूंगी। शेष रेत की दीवारों की बुनियाद में डालती रहूंगी। अंततः इन रिश्तों का पोषण स्त्री ही तो करती है।